हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं ट्रायगोनोमेट्री के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स स्टडी करना शुरू किया था, यानी कि वो मैथमेटिक्स का वो पार्ट जो हमारे फिजिक्स के स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट है, उन पार्ट्स को हमने पढ़ना शुरू किया था। और प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा के बारे में सारी बातें की थी, और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रायगोनोमेट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। थोड़ा लंबा सा लेक्चर है, बस ध्यान से आपको देखना है लास्ट तक। आपको ट्रायगोनोमेट्री में वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी जो फिजिक्स में नेसेसरी है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपके मन में ये आ रहा होगा कि ट्रायगोनोमेट्री का यूज़ कहाँ है, फिजिक्स में ट्रायगोनोमेट्री का यूज़ कहाँ है। तो देखो भैया, ट्रायगोनोमेट्री का यूज जहाँ कहीं आप वेक्टर स्केलर के बारे में स्टडी करोगे, जहाँ भी वेक्टर आएगा ना, वेक्टर के बारे में जहां भी आप काम करोगे। देखो, फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज हो जाती है, आपने सुना होगा जीवन में कभी न कभी, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज पे जहां भी आप डील करोगे वहां आपको ट्रायगोनोमेट्री का मदद लेना ही पड़ेगा। ट्रायगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वेक्टर अलजेब्रा में ट्रायगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हमें ट्रायगोनोमेट्री की स्टडी करना जरूरी है। चलो ठीक है, सवाल ये उठता है कि ट्रायगोनोमेट्री होता क्या है। देखो भैया, ट्रायगोनोमेट्री मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जो स्टडी करता है ट्रायंगल के साइड लेंथ और उसके एंगल के बीच के रिलेशनशिप के। समझ में आया? ट्रायंगल जानते हो आप लोग? ट्रायंगल मतलब होता है 3 साइड्स और 3 वर्टिसेज वाला पॉलीगॉन। 3 साइड्स और 3 वर्टिसेज वाला पॉलीगॉन को हम कहते हैं ट्रायंगल। और जो ट्रायगोनोमेट्री होता है वो स्टडी करता है ट्रायंगल के साइड लेंथ, ट्रायंगल के साइड लेंथ। लेट सपोज यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो ये एक ट्रायंगल है, आप इसे कहोगे ABC ट्रायंगल। तो इस ABC ट्रायंगल में जो ये साइड लेंथ है AB और इसका जो ये 3 एंगल है, जब आप जानते हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 3 एंगल्स हैं, आप कह सकते हो दिस इज मे बी दिस इज कॉल्ड एंगल A, दिस इज B एंड दिस इज C। मान लीजिए कि इसको हम ऐसा कहते हैं, तो एंगल A + B + C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्रायगोनोमेट्री स्टडी करेगा इसके साइड लेंथ और इसके एंगल के बीच के रिलेशनशिप के बारे में। यही है ट्रायगोनोमेट्री का काम। अच्छा, एंगल क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल एक 2D फिगर होता है। 2 रेज के बीच में जब 2 रेज एक दूसरे के साथ एक एंगल, ये जो एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ जो एंगल बनता है, यहाँ जो, इसी को हम कहते हैं एंगल। इसी को क्या कहते हैं? एंगल। और याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एंगल को मेजर करना है हमें। अगर हमें स्टडी करनी है तो हमें एंगल को, देखो साइड, अब हमने क्या बताया कि ट्रायगोनोमेट्री स्टडी करेगा साइड लेंथ और एंगल के बीच के रिलेशनशिप के। तो हमें साइड लेंथ भी मेजर करना आना चाहिए और एंगल भी मेजर करना आना चाहिए। तो साइड लेंथ को मेजर करने के लिए तो लेंथ है, मीटर, सेंटीमीटर या इंच, अनेक यूनिट्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम उसको मेजर कर लेंगे। हमेशा आप जानते हो ना, किसी भी चीज़ को मेजर करते हो तो यूनिट्स की जरूरत होती है। जैसे मान लो लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो मीटर है, सेंटीमीटर है, इंचेज है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। उसी तरह एंगल के भी होंगे। तो एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं, 3 सिस्टम्स। एक सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, 3 सिस्टम्स। अगर आप चाहो तो ये सब बातें आप लिख सकते हो। वैसे ट्रायगोनोमेट्री में मैथ के टीचर जब आपको पढ़ाएंगे तो ये सब पढ़ाते ही हैं। तो 3 सिस्टम्स होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। पहला होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम पहला सिस्टम होता है जिसमें हम डिग्री में मेजर करते हैं। डिग्री में कहते हैं ना, 60 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल। तो यह है सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा सिस्टम है सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम जो होता है उसमें हम ग्रेड में मेजरमेंट करते हैं। किस में मेजर करते हैं? ग्रेड में। ग्रेड में इसमें एंगल मेजर होता है, ग्रेड्स में। और थर्ड सिस्टम होता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम जिसमें हम स्टडी करते हैं जिसमें हम मेजर करते हैं रेडियन में। किस में मेजर करते हैं? रेडियन में। तो देखिए, हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रचलित है डिग्री वाला सिस्टम। हमारे देश में एंगल के मेजरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री एंगल, आप सभी ने भी सुना होगा। तो ये जो एंगल आप सुनते हो ना, डिग्री क्यों फेमस है हमारे देश में, अगर कोई आपसे पूछे तो इसका आंसर ये है हुआ कि जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है वो इंग्लिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम है। और चूंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे तो ब्रिटिश सिस्टम को हमने अडेप्ट किया। जब हमारा देश गुलाम था तो यहाँ पर डिग्री में हमने यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो डिग्री हमारे देश में क्वाइट पॉपुलर है। लेकिन फिजिक्स जो एंगल को मेजर करता है, तो ऐसा ही सिस्टम, देखिए फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो फिजिक्स जो है ना, सारे यूनिट्स SI यूनिट्स यूज करता है, SI यूनिट्स यूज करता है। और एंगल का जो SI यूनिट है वो रेडियन है।
एंगल का जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है, यानी कि फिजिक्स जो है ना वो यूज करता है सर्कुलर सिस्टम। तो हमें डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। तो डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशनशिप अगर मैं बताऊं आपको, तो आप याद रखिएगा कि पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये इसको आपको याद रखना है। तो अब आप कन्वर्ट कर सकते हो रेडियन को डिग्री में। पाई मतलब जानते हो 22/7 या 3.14 जो भी आप लेते हो, और 180 तो 180 है। तो अब आप यहाँ से कितना डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा निकाल सकते हो ना। जैसे मान लो कोई तुमसे पूछे कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, कोई पूछेगा 90 डिग्री कितना रेडियन होगा, तो पाई/2 रेडियन होगा। 60 डिग्री कितना रेडियन होगा, तो पाई/3 रेडियन होगा। समझ रहे हो ना, इस तरह से आप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये बात हमेशा याद रखना। तो ये बातें हो गई, तो एंगल से मेजरमेंट से रिलेटेड ये बातें हो गई। अब हम आते हैं वापस ट्रायगोनोमेट्री के उन बातों के बारे में जिसका हमें स्टडी करना है। ये सब चीज़ें आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जो आपकी इच्छा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है, ट्रायगोनोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है। ट्रायगोनोमेट्री में हमें मेनली पढ़ना है साइन। आप सभी ने जीवन में सुना होगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 6 नाम आपने सुने होंगे। तो ये 6 क्या होते हैं, नहीं होते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, इन पे हमें मेन बात करनी है। तो चलिए हम लोग बात करना शुरू करते हैं। आप सभी ने जीवन में कभी न कभी राइट एंगल ट्रायंगल का नाम तो सुना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल जानते हो आप? बिल्कुल जानते होंगे आप राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये अगर मान लो कि इसको मैंने ट्रायंगल बोला ABC, तो दिस ABC ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें आप जानते हो कि जो राइट एंगल के सामने का जो साइड होता है, अपोजिट साइड होता है, वो हाइपोटेन्यूज होता है, और एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। ये हमें पता है। समझ गए बात? तो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ी बहुत जानकारी जुटानी होगी फंक्शन के बारे में। क्या होता है फंक्शन, इसके बारे में हम थोड़ी बातें करेंगे। देखिए फंक्शन वैसे तो कैलकुलस का पार्ट है, मैथमेटिक्स में वो कैलकुलस का पार्ट होता है, लेकिन हमें यहाँ कैलकुलस तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि कैलकुलस हायर फिजिक्स में यूज़ होता है। हम लोग जिस लेवल में फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 9, 10th में, तो हमें कहीं भी कैलकुलस की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें फंक्शन थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। थोड़ी सी बात हम फंक्शन के बारे में करेंगे। क्या होता है फंक्शन, ये सुन लीजिए, फिर हम लोग वापस ट्रायगोनोमेट्री की ओर आ जाएंगे। थोड़ा सा हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ओके बच्चों, तो फंक्शन क्या होता है ये सुनिए। देखो भैया, दुनिया में 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। हमें ये पता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स 2 तरह के मैथमेटिक्स में क्वांटिटीज होती है। कांस्टेंट वो होता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जैसे 5 की वैल्यू 5 है नहीं। और वेरिएबल्स होते हैं कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो चेंज होते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड। लेटर्स से हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं, पता होगा आपको। तो ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज करती है। लेकिन फंक्शन कहाँ से आया वो समझिए। फंक्शन आया कि अगर मान लो 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। दोनों वेरिएबल है, दोनों अपनी वैल्यू को बदल सकता है। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि एक्स के बदलने से ही वाई बदलेगा। कई बार ऐसा होता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है। जैसे मैं यहाँ एक रिलेशन लिखता हूँ, जैसे आप यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स प्लस 3। मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स प्लस 3। जरा इस रिलेशन को ध्यान से देखिए। इस रिलेशन को अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर y भी बदल सकता है और x भी बदल सकता है, दोनों वेरिएबल है ना। लेकिन एक बात बताओ, y कब बदलेगा? जब x बदलेगा। क्या बिना x को बदले y को बदल सकते? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने x बराबर लेट x इक्वल टू 2 ले लो। x को जब मैंने 2 लिया तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 दैट इक्वल टू 5। x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 5 आई ना। x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 5 आई। अब कोई आदमी हमसे कहता है कि बेटा इस 5 को 7 बना दो। हमने कहा बना देंगे, हम x को 4 कर देते हैं। उसने कहा नहीं, x को मत बदलो, सिर्फ y को बदलो। क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है बुआ? नहीं पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी यहां पर x और y दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन y में तभी चेंज आएगा जब x में चेंज आएगा। तो हम यहां कहेंगे कि y इज फंक्शन ऑफ x। यानी इसको मैथमेटिक्स में हम ऐसे लिखते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे लिखा जाता है, y बराबर एफ एक्स, मतलब y इज फंक्शन ऑफ x। आया समझ में? जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के बदलने से ही बदलता है
तो हम उसे उसका फंक्शन कहते हैं। जैसे रियल लाइफ वर्ल्ड में हम करें, ये तो चलो गणित में हो गया, अगर हम रियल लाइफ वर्ल्ड में लेके आए तो लेट सपोज, एक मिनट सोच के देखो, हम एग्जांपल ले लेते हैं रेडियस। मान लो कि सर्कल का एरिया और सर्कल का रेडियस। किसी ने कहा हमसे कि एक सर्कल बनाओ, तो हमने एक सर्कल बना दिया, हमने ये सर्कल बना दिया और हमने सर्कल का रेडियस लेट सपोज 7 सेंटीमीटर रखा। तो हमने रेडियस रखा 7 सेंटीमीटर, तो एरिया हमें कितना मिल जाएगा? एरिया बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 दैट इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 2 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आदमी हमको आता है और हमसे कहता है कि अच्छा एक बात बताओ, पहले हम कुछ बात कर लेते फिर आदमी पे आएंगे। एक बात बताइए, क्या दुनिया में जितने भी सर्कल हैं सबका रेडियस 7 सेंटीमीटर है? नहीं। क्या दुनिया में जितने सर्कल हैं सबका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है? नहीं। इट मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल आर वेरिएबल्स, वो बदल सकता है सिचुएशन के हिसाब से। हम जितना बड़ा सर्कल खींचेंगे उतना रेडियस उतना एरिया, उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो वेरिएबल्स है। लेकिन अगर कोई आदमी हमारे पास आता है और हमसे वो कहता है कि बेटा ऐसा करो कि सर्कल का एरिया बदल दो, हम कहेंगे बदल देंगे, क्या दिक्कत है, हम बड़ा सर्कल खींच देते हैं या छोटा सर्कल खींच देते हैं। लेकिन वो आदमी हमारे सामने में शर्त रखता है कि नहीं बेटा, लेकिन रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, सर्कल का एरिया तो बदलना है लेकिन रेडियस को वही रखना है। क्या पॉसिबल है आपके लिए या मेरे लिए या किसी भी के भी लिए? नहीं पॉसिबल है। जब तक आप सर्कल के रेडियस को नहीं बदलोगे आप एरिया को नहीं बदल सकते। इट मीन्स आप क्या कहोगे कि एरिया ऑफ सर्कल इज फंक्शन ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल तभी बदलेगा जब रेडियस ऑफ सर्कल बदलेगा। समझ गए बात? फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन तभी कोई चीज कहलाता है जब वो किसी और के बदलने से बदलता है। समझ गए? जैसे एक मिनट के लिए आप सोचो कि स्क्वायर का एरिया है, स्क्वायर का एरिया किसका फंक्शन होगा? स्क्वायर के साइड का। साइड बदलेगा तभी एरिया बदलेगा। समझ रहे हो ना बात? तो फंक्शन होने के लिए शर्त यही है कि एक के बदलने से दूसरा बदले। जब एक के बदलने से दूसरा बदलता है तो हम उसे कहते हैं कि वो उसका फंक्शन है। ठीक है, ये पहली शर्त हुई। एक और शर्त होती है। एक और शर्त क्या होती है वो समझिए। एक और शर्त होती है कि फंक्शन एक पहली मेजर शर्त तो जो है वो आपको समझ में आ गया कि एक के बदलने से ही दूसरा बदलेगा। जैसे अगर y x का फंक्शन है तो x के बदलने से ही y बदलेगा। दूसरा एक और बात है फंक्शन होने के लिए जो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर इस रिलेशन को अगर आप गौर से देखो तो जो y है और जो x है, तो ये x कहलाता है इनपुट, x कहलाता है इनपुट और y कहलाता है आउटपुट। y कहलाता है आउटपुट क्योंकि आप वैल्यू किसकी डालते हो? x की। आपको निकल के क्या आता है? y। तो x को आप डालते हो ना, तो ये इनपुट हो गया, और y आपको फाइंड आउट होता है तो y आपका आउटपुट हो गया। इनपुट एंड आउटपुट। तो जैसे y अगर x का फंक्शन है, यहां पर हमने लिखा, तो x होगा इनपुट और y होगा आउटपुट। जैसे मैंने यहां कहा कि एरिया इज फंक्शन ऑफ रेडियस, अगर मैंने ये कहा कि एरिया इज फंक्शन ऑफ रेडियस, इट मीन्स एरिया आउटपुट हुआ और रेडियस इनपुट हुआ। समझ रहे हो बात? जो जिसका फंक्शन है, अगर एरिया रेडियस का फंक्शन है तो रेडियस इनपुट हुआ और एरिया आउटपुट हुआ, याद रखना। तो फंक्शन होने के लिए दो शर्तें। पहला, अगर हम कह रहे हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x, तो इसकी दो बातें, इसका मीनिंग दो है। पहला मीनिंग तो ये है कि y चेंजेस ऑन चेंजिंग x, यानी y तभी बदलेगा जब x बदलेगा। और दूसरा पॉइंट है, फॉर वन वैल्यू ऑफ x y हैज ओनली वन वैल्यू, ओनली वन वैल्यू। यानी अगर हम y की कोई x की कोई एक वैल्यू रखते हैं, इनपुट को कोई एक रखते हैं, तो आउटपुट एक ही मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं x को 2 रखूंगा तो हर कंडीशन में y 5 ही देगा। क्या दूसरा कुछ दे सकता है? 6 या 4 दे सकता है क्या कभी? अगर मैं x को 2 रखूंगा तो y हर कंडीशन में 5 ही आएगा ना। यानी x के एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। यानी इनपुट के एक वैल्यू के लिए आउटपुट की मात्र एक वैल्यू होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा। दो बातें। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो कि y के x के एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू हो जाए, तो वो रिलेशन कहलाता है। तब वो क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। यानी अगर एक इनपुट के लिए दो आउटपुट मिल जाए, नहीं समझा बात? अगर एक इनपुट के लिए दो आउटपुट मिल जाए तो वो रिलेशन हो जाता है।
अब फंक्शन भी रिलेशन ही है, लेकिन वो ऐसा रिलेशन है जिसमें अगर हम इनपुट का फिक्स वैल्यू रखेंगे तो आउटपुट का फिक्स वैल्यू आएगा। यानी कि एक इनपुट के लिए एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा। यानी x का वैल्यू अगर मैंने 2 रखा तो वो 5 ही आएगा, कुछ दूसरा और नहीं आना चाहिए। अगर दूसरा और आ गया तो वो इनपुट नहीं, वो फंक्शन नहीं हुआ, वो रिलेशन हो गया। अब आप कहोगे सर इसका भी रियल लाइफ में एग्जांपल एक दे दीजिए, तो बिल्कुल दे सकते हैं। मैंने जो लेट सपोज यहाँ पर देखो, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ देखना, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल का साइड ये मैंने लिखा 4 है, इसको मैंने रखा 2, तो एरिया कितनी हो जाएगी 8। अरे पता है ना 4 × 2 8 हो जाएगी। एक और आदमी ने सेम रेक्टेंगल बनाया, इसको रखा 4 और इसको कर दिया 3, तो एरिया कितनी हो गई 12 हो गई कि नहीं हो गई। तो अब हमसे कोई पूछेगा, अगर यहाँ पर देखो तो दोनों ही केस में लेंथ तो 4 ही 4 है, तो इनपुट सेम है ना, लेंथ यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, लेकिन आउटपुट यहाँ 8 आ गया, यहाँ 12 आ गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज फंक्शन ऑफ इट्स लेंथ? नहीं कह सकते, क्योंकि एक लेंथ के लिए एरिया की दो वैल्यू हो गई। हाँ ब्रेड्थ आपने चेंज किया वो अलग बात है, लेकिन एक इनपुट के लिए एक लेंथ के लिए दो एरिया आ गई ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज फंक्शन ऑफ इट्स लेंथ। समझ के बात? यानी फंक्शन होने के लिए दो बातें होनी चाहिए, बदलने से बदलना चाहिए, और दूसरा एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होनी चाहिए। आ गया समझ में? इसी को कहते हैं फंक्शन। और फिजिक्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कौन किसका फंक्शन है ये समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम फॉरवर्ड करेंगे, हम फिजिक्स पढ़ेंगे आगे, तो बार बार मैं आपको जब मैं पढ़ाते चलूंगा, क्योंकि देखिए आप फाउंडेशन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं बार बार बताते चलूंगा कि कौन किसका फंक्शन है। जैसे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि टाइम के बदलने से ही वेलोसिटी बदलेगी। समझ रहे हो ना? तो ये सब आपको पता चलेगा कि कौन किसका फंक्शन है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज फंक्शन ऑफ दैट, इट मीन्स वो बदलेगा तभी ये बदलेगा, उसके बदले बिना ये नहीं बदलेगा, और उसके एक वैल्यू के लिए इसका एक ही वैल्यू होगा। समझ गए बात? तो इसे हमें अच्छी तरह से समझना है, और आगे हम इसका यूज करेंगे फंक्शन का बार बार। तो इसीलिए ये वर्ड आप याद रखिएगा कि कोई भी क्वांटिटी किसी का फंक्शन कब कहलाता है, जब उसके एक वैल्यू के लिए उसकी मात्र एक वैल्यू होती है और उसके बदलने से वो बदलता है। और अगर एक वैल्यू के लिए दो वैल्यू मिल गई, यानी यहाँ पर जैसे लेंथ का हमने 4 ही रखा, एरिया 2 मिल गया, तो ये फंक्शन नहीं हुआ, ये रिलेशन हुआ। हाँ एरिया रिलेटेड है लेंथ से, लेकिन लेंथ उसका फंक्शन नहीं है। ऐसा समझ में? इसीलिए कहा जाता है, मैथ वाले बड़ा अच्छा से बोलते हैं कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। यानी सारे फंक्शन जो है वो रिलेशन हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक इनपुट के लिए अगर दो आउटपुट मिल गया तो वो फंक्शन नहीं रह जाएगा। तब हम वापस चलते हैं किसकी तरफ? अब हम वापस चलते हैं अपने ट्रायगोनोमेट्री की तरफ, जो कि हमें पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रायगोनोमेट्री। तो चलिए अब हम देखते हैं ट्रायगोनोमेट्री में। अब ट्रायगोनोमेट्री में वापस हम आ गए, हमें क्या पढ़ना है, अब हम उस पर आ रहे हैं, मेन हमें यही पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। देखो हमने क्या किया, दो बच्चे थे हमारे पास, चिंटू पिंटू, दोनों को हमने बुलाया और हमने कहा चिंटू एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। तो चिंटू ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये चिंटू ने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ये। और हमने पिंटू को कहा पिंटू तुम भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, तो पिंटू ने भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये। ठीक है? अगर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को देखो तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC और दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल A' B' C', या इसे हम कहते हैं A', B', C', डैश नहीं, प्राइम पढ़ना चाहिए, चलो जो भी है। तो ABC, A', B', C', तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। ये बनाया किसने? चिंटू ने, ये बनाया पिंटू ने। दोनों का अगर देखो तो ट्रायंगल का साइज अलग अलग है ना? ये ट्रायंगल बड़ा है, ये ट्रायंगल छोटा है, दोनों का। लेकिन एक बात का ख्याल रखा चिंटू पिंटू ने, क्या ख्याल रखा कि ये राइट एंगल था तो ये भी राइट एंगल था, ये एंगल जितना था और ये एंगल जितना था। लेट सपोज इसने इस एंगल को अल्फा रखा और इसने इस एंगल को बीटा रखा, जो भी रखा, और इसने भी इस एंगल को क्या रखा? अल्फा रखा, और इसने भी इस एंगल को क्या रखा? बीटा रखा। यानी दोनों ने साइड का लेंथ अलग अलग बनाया। साइड का लेंथ अलग अलग है ना दोनों ट्रायंगल में, लेकिन क्या सेम है? एंगल सेम है। दोनों ने एंगल सेम रखा। चिंटू पिंटू दोनों ने दो ट्रायंगल्स बनाए, दोनों ने साइड का लेंथ अलग अलग रखा, लेकिन एंगल सेम रखा। तो हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन हमें एक अद्भुत चीज देखने को मिला। क्या देखने को मिला? तो देखिए हमें क्या देखने को मिला। हमने क्या किया,
हमने कहा कि इसके किसी भी दो साइड का रेशियो निकाल के देखते हैं। लेट सपोज हमने क्या किया, ए बी लिया और उसमें रेशियो निकाल लेते, तो हमने किसी दूसरे साइड से डिवाइड कर दिया। लेट सपोज हमने ए सी से डिवाइड कर दिया, यानी इस साइड के लेंथ में हमने इस साइड के लेंथ से डिवाइड कर दिया। और हमने क्या किया, उसमें भी इस साइड के लेंथ को इस साइड के लेंथ से डिवाइड कर दिया, यानी हमने ए प्राइम बी प्राइम में ए प्राइम और सी प्राइम से डिवाइड कर दिया। तो हमें बड़ा अद्भुत चीज देखने को मिला, और वो अद्भुत चीज ये था कि ये दोनों बराबर थे। ये दोनों क्या थे, बराबर थे। अरे ये तो अद्भुत हो गया भाई, साइड लेंथ अलग अलग है लेकिन रेशियो सेम है। हमने फिर क्या किया, हमने फिर दूसरा किया, हमने कहा अच्छा चलो कोई और करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने बी सी लिया और उसमें हमने फिर ए सी से डिवाइड किया। तो देखा अरे वाह, बी प्राइम सी प्राइम अपॉन ए प्राइम सी प्राइम, मतलब समझ रहे हो, यानी कि चिंटू पिंटू ने ट्रायंगल अलग अलग बनाए, साइड का लेंथ भी अलग अलग लिया, लेकिन लेंथ का रेशियो सेम आ रहा है। साइड लेंथ का रेशियो सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है, हमने इसका रीजन ढूंढना चाहा, क्यों सेम आ रहा है। तो रीजन हमें यह समझ में आया क्योंकि हमने एंगल्स को सेम रखा। यानी कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स सेम सेम हो तो साइड लेंथ का रेशियो भी सेम सेम होता है। ये कुछ इशारा कर रहा है क्या, हमने अभी तुरंत पढ़ा है। यानी साइड लेंथ का रेशियो किसका फंक्शन हो गया, एंगल का फंक्शन हो गया। एंगल के बदलने से ही साइड लेंथ का रेशियो बदल रहा है। इट मींस द रेशियो ऑफ साइड लेंथ इज फंक्शन ऑफ एंगल, यानी एंगल के बदलने से ही साइड लेंथ का रेशियो बदलेगा। और ये बड़ी ही अद्भुत बात थी। तो हमें यह पता चला कि अगर हम एंगल को फिक्स कर दें तो नो मैटर हम कितना बड़ा ट्रायंगल बनाते हैं, रेशियो फिक्स है। अरे नहीं, तो अगर हमें एक का पता चल जाए तो दूसरा हम फाइंड आउट कर लेंगे। अगर रेशियो हमें पता चल गया कि मान लो कि बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हमें पता चल गया, तो अगर हमें पता है कि 2:1 है, तो अगर हमसे कोई कहे ये 4 है तो हम कहेंगे ये 8 है। समझ रहे हो ना बात। तो रेशियोज हमें बस एंगल से पता चल रहा है। तो ऐसे ऐसे कितने रेशियोज बनेंगे। अब एक बात बताओ, ट्रायंगल में कितने साइड्स, 3 साइड्स, तो 3 साइड से कितने रेशियो बनेंगे। तो देखो, एक हो सकता है क्या, ए बी बाय ए सी, एक हो सकता है ए सी बाय ए बी, 2 रेशियो हो गए। उसी तरह से हो सकता है बी सी बाय ए सी बाय बी सी, 4 हो गए, 2 2 4। और एक हो सकता है ए बी बाय बी सी, एक होता है बी सी बाय ए बी, 2 6 रेशियो बनेंगे ना। 3 साइड से जोड़ा लगाएंगे तो 6 बनेंगे ना, इसके बट्टे इसके, इसके बट्टे इसके, इसके बट्टे इसके, इसके बट्टे इसके, समझ रहे हो ना, इसके बट्टे इसके, इसके बट्टे इसके, तो 6 रेशियोज बनेंगे ना। तो 6 रेशियोज ढूंढा हमने, और वो 6 रेशियोज जो थे वो किसके फंक्शन थे, एंगल्स के फंक्शन थे। तो यहां से हमें 6 फंक्शंस मिले, और उन 6 फंक्शंस का नाम हमने दिया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब मैं यहां पर सब फंक्शंस आपको लिख के दिखाता हूं। ये जो आपने ए बी बाई ए सी किया, अब देखो ये, अब जरा देखो, हाँ एक बात और, राइट एंगल ट्रायंगल में कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन हाइपोटेन्यूज, ये आपको समझना है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो ये जो राइट एंगल होता है 90 डिग्री, इसके अपोजिट में जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। ये हाइपोटेन्यूज है, फिक्स है। और जो दो बच गया, दो, ये जो राइट एंगल के 2 एडजेसेंट साइड बचे, ये एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। कौन परपेंडिकुलर कौन बेस, अगर हमसे ये पूछा जाए तो डिपेंड करता है आप किस एंगल से देखते हो। अगर आप इस एंगल से देखोगे, अगर आपने इसे एंगल को मेन मान लिया, जैसे सपोज दिस इज थीटा, तो इसके लिए देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, इसके अपोजिट में ये साइड है ना, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। लेकिन अगर कोई आदमी कहता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है। अगर कोई कहता है हम इसको अपना एंगल बनाएंगे, लेट सपोज दिस इज थीटा, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी जिसको तुम एंगल मानोगे उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर मानोगे और दूसरे साइड वाले को बेस, राइट एंगल के अपोजिट वाला तो क्या है, हाइपोटेन्यूज है ही। ये आपको क्लियर रखना है। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि आपने किस एंगल को देखा। अगर इस एंगल से देखोगे तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, दूसरा बेस हो जाएगा। इस एंगल से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, राइट एंगल के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज है। समझ गए। और याद रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स में सबसे बड़ा कौन होता है, हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है। याद रखना, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और आपके पास एक फॉर्मूला भी है, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने पढ़ा होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यही है ना पाइथागोरस थ्योरम, पता होगा आपको। इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर।
तो ये सारी बातें हो गई। तो यहाँ से हमें 6 रिलेशंस मिलेंगे, 6 साइड्स का रेशियो मिलेगा। तो उसको हम अब देखेंगे 6 रेशियो कौन कौन सा है उसको हम लोग देखते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम 6 साइड्स का रेशियो देखते हैं। तो अब अगर आप देखो तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है, जहाँ जिसका कि जो ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि ये जो B एंगल है, B के सामने वाला एंगल, B वर्टिसेज पे जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब हम देखते हैं, देखिए 6 फंक्शंस, हमें ये पता चला कि 6 रेशियोज बनेंगे, तो 6 को हमने फंक्शंस मान लिया। तो 6 फंक्शंस का नाम आया साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। साइन का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे साइन का मतलब है, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर में आप ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। कॉस बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। टेन परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। कॉट बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। सेक हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो है। और कॉसेक हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने इसको थीटा मान लिया, थीटा को हमने अपना एंगल बना, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर देखिए, अगर हम थीटा को अपना मेन एंगल बनाते हैं, तो थीटा को मेन एंगल बनाएंगे तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, AB। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो AC है, तो AB अपॉन AC हो जाएगा। नहीं, अगर कॉस को मैं बनाता हूँ कॉस थीटा, तो कॉस के लिए बेस कौन हुआ, BC, तो मैं लिख दूंगा BC, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का मतलब क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो BC अपॉन AC। अब मान लो टेन फाई की बात कर रहा है, तो ये मेन एंगल किसको बनाया, फाई को, तो हमने इसे मेन एंगल बनाया। तो टेन पूछ रहा है, तो टेन का मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन के लिए फाई के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ, BC परपेंडिकुलर हुआ और AB बेस हुआ। तो मैं इसे लिखूंगा BC अपॉन AB। समझ रहे हैं बात, यानी परपेंडिकुलर बेस डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देख रहे हो। जैसे कॉट फाई पूछा, फाई के लिए परपेंडिकुलर कौन, BC, बेस कौन, AB। कॉट पूछ रहा है, तो कॉट का मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कॉट फाई के लिए बेस कौन हो गया, AB हो जाएगा, AB अपॉन इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, तो BC, AB अपॉन BC। सेक फाई पूछा, सेक फाई का मतलब क्या, सेक देखो, सेक मतलब हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो फाई के लिए हाइपोटेन्यूज, तो भाई हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है AC हर एक सिचुएशन में, तो हो जाएगा AC अपॉन और परपेंडिकुलर, सॉरी सेक पूछा ना, हाँ, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस देखो फाई के लिए बेस कौन हुआ, AB, इसे ले लोगे आप AB। समझ रहे हो बात, तो ये हो जाता है हमारा, ये फंक्शंस हो गए। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक आपको पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस सेक होता है और हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कॉसेक होता है। ये सारे हैं, ओके ठीक है, बहुत सुंदर। अब जरा इसको गौर से देखिए, तो आपको दिख रहा होगा कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। देखिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, है ना, रेसिप्रोकल है कि नहीं है, सोचो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ से हमें कुछ फार्मूलाज मिल गए, जो कि फार्मूलाज आपको याद रखना है। याद क्या रखोगे, ये तो सिंपल सी बात है कि साइन बराबर 1 बाय कॉसेक, और इसी तरह अगर आप देखना शुरू करोगे तो कॉस बराबर मिल जाएगा 1 बाय सेक, और टेन बराबर मिल जाएगा 1 बाय कॉट। तुम जरा देखो फार्मूला को ध्यान से, तीन जो होते हैं ना, तीन के रेसिप्रोकल देखो, कॉस को देखो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और सेक को देखो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, उल्टा है ना। टेन को देखो परपेंडिकुलर बाय बेस और बेस बाय परपेंडिकुलर, उल्टा है ना। तो ये 3 फार्मूलाज हो गए। और अगर मैं कहूँ तो एक और फार्मूला यहाँ पे निकल के आता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये भी फार्मूला हमें बार बार यूज करेंगे हम, तो ये भी आप याद रखिएगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब आप कहोगे सर ये कैसे कर दिया, तो देखो बाबू मैं करके दिखाता हूँ। टेन थीटा का मतलब क्या, अच्छा चलो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए मैं इसे प्रूफ करके दिखाता हूँ। आप यहाँ देखिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमने यूज़ किया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो चलो भैया, साइन का मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और कॉस का मतलब क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो मैंने किया बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज छम हो गया, तो क्या बचा, परपेंडिकुलर बाय बेस बचा। और देखो परपेंडिकुलर बाय बेस कौन होता है, 10 होता है, तो प्रूफ हो गया ना भैया। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखना है। और एक और फार्मूला आपको याद रखना है जो कि हम बार बार यूज़ करेंगे क्लास 9th के लेवल पर, और वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी एक फार्मूला है ट्रायगोनोमेट्री का, बेसिक फार्मूला जो बहुत ज़्यादा यूज होता है हम लोगों के लिए। इसके अलावा हमें कुछ यूज होने वाला नहीं है, हमारे लेवल पे इतना ही हमें यूज होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी मैं प्रूफ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा का होल स्क्वायर करके ही देख लेते हैं हम लोग, इसको प्रूफ करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया p/h का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया b/h का होल स्क्वायर। अरे होगा ना बुआ, तो जरा इसको सॉल्व करो तो एच स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम में, इतना तो आपको आना चाहिए, और ऊपर में हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आप जानते हो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये क्या हो गया एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर छम छम दैट इक्वल टू 1 हो गया ना 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया ना, आया समझ में। तो तुम्हें ये फॉर्मूलाज याद रखने, ये और ये सारे 4 हो गए, और ये जो 6 हैं, साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता होने चाहिए, तब आपको ये ट्रायगोनोमेट्री का ये बेसिक्स होता है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना आना चाहिए कि साइन का वैल्यू कितना पे कितना होता है, नहीं होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उस पर हम लोग वापस चलते हैं वैल्यूज़ की तरफ। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और अब हम लोग चलते हैं वैल्यूज़ निकालने की तरफ। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं वैल्यूज़ की तरफ। तो देखिए हर एक एंगल का कुछ ना कुछ वैल्यूज होता है, और यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना कि साइन का वैल्यू किस एंगल के लिए क्या होता है, कॉस का वैल्यू किस, रेशियो है ना, और आपको पता है कि एंगल पे डिपेंड करता है, तो एंगल के लिए हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो जो इंपॉर्टेंट एंगल हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके लिए हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सर अगर हमसे 20 डिग्री का वैल्यू पूछे तो कैसे बताएंगे, तो बउआ उसके लिए टेबल होता है, साइन टेबल, कॉस टेबल, टेन टेबल होता है, हायर क्लासेज में होती है उस पर, तो टेबल होता है, उस टेबल का हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जिनका वैल्यू हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए इस टेबल को याद करना है आपको ये मैथ में भी काम आएगा बाद में। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, कैसे इसका कब वैल्यू क्या होगा नहीं होगा। तो देखिए इसको बच्चे याद करते हैं, मैं आपको याद करने का नहीं, मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं जिसका यूज करके आप किसी का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एक लंबा सा रूट ले लीजिए, रूट मतलब इतना जितना दूर है रूट में, ये 0 है ना, तो 0 लिख दीजिए, 30 के ऊपर में 1 लिख दीजिए, 45 के ऊपर में 2 लिख दीजिए, 60 के ऊपर में 3 लिख दीजिए, और 90 के आगे 4 लिख दीजिए। 0 1 2 3 4, और सब में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, सब में आप किससे डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, और इसको सॉल्व करिए और आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। अब आप कहोगे सर कैसे वैल्यूज मिल जाएंगी, देखो मैं करके दिखाता हूँ एकदम ध्यान से। 0/4, अरे किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर 0 मिलता है ना आपको, तो 0/4 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और रूट 0 क्या होगा 0 होगा, तो साइन 0 क्या हो जाएगा तुम्हारा 0। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/4, 1 रूट के अंदर है तो 1 बाहर आएगा तो क्या होगा 1 रहेगा, और 4 बाहर आएगा रूट के तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। इस पे आते हैं 2/4 सॉल्व होगी क्या, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 में से 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो 1/√2। चलो इसको देखते हैं, 3 तो रूट के अंदर फंस जाएगा, तो √3, और 4 बाहर आके 2 बनेगा, तो √3/2, और 4/4 क्या होगा 1, और 1 का √1। तो ये वैल्यूज हो गई। कोई आपसे पूछे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। समझ गए बात। अब इसी तरह से हम बाकी का भी वैल्यूज, अब आप साइन मिल गया ना तो आप सबका फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको सर बाकी का कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस का लिखना है तो उधर से शुरू करो, उधर से उल्टा, यानी 4/4 से शुरू करो। तो 4/4 से शुरू करोगे तो कॉस 0 हो जाएगा, 4/4 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। यानी समझ में आया, हमने इधर से शुरू किया, इसके केस में हमने इधर से शुरू किया और कॉस लिख दिया। अब तो 2 मिल गया तो बाकी सबका निकाल सकते हो। 10 निकालना है तो 10 बराबर क्या होता है साइन बाय कॉस, तो 10 0 का मतलब साइन 0 बट्टा कॉस 0, तो 0/1 0, 1/2 √3/2, तो हो जाएगा 1/√3, क्योंकि 2 तो कट जाएगा ना, 1/√3। इसमें अगर हम गए, इसमें आइए तो 1/√2 1/√2, हाँ याद रखिएगा 45 एंगल ऐसा है यहाँ पर साइन और कॉस सेम होता है, तो ये हो जाएगा 1, और इसको सॉल्व करोगे तो 2 कट जाएगा, तो √3, और 1/0। किसी भी संख्या को 0 में भाग देते हैं तो क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है, 0 से भाग देने पर अनडिफाइंड ही नहीं मिलता है, इसका कोई वैल्यू तो फिक्स नहीं है। इसे हम क्या मानते हैं, इसे हम इन्फिनिटी मान लेते हैं, अनडिफाइंड को हमने इन्फिनिटी लिखा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको कॉट लिखना है, तो कॉट क्या होता है? 10 का रेसिप्रोकल। तो 10 का रेसिप्रोकल यानी कि कॉस बाय साइन, तो 1 में 0 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, अनडिफाइंड है यानी इन्फिनिटी ले लोगे। इसमें इसको डिवाइड करो तो 2 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या? √3/2 बट्टा 1/2, तो ये हो जाएगा √3। करके देखना, इसमें इसको डिवाइड करना, इसमें इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, इसमें इसको डिवाइड करोगे 1/√3 आएगा, और इसमें इसको डिवाइड करोगे 0 आएगा। यानी 10 90 पर 0 होता है, सॉरी कॉट 90 पे 0 होता है और 0 पे इन्फिनिटी होता है, यानी ये घट रहा है। सेक की वैल्यू की बात करें तो सेक का मतलब क्या? 1/cos, तो cos है 1/1 1, 1/√, उल्टा करते चलो, ऑब्वियस सी बात है रेसिप्रोकल है तो 2/√3, √2 2 और 1/0 अनडिफाइंड। अरे आया समझ में? यानी देखो सेक कभी भी 0 नहीं होता है, सेक कहीं 0 हुआ क्या? नहीं हुआ। आगे बढ़ते, कॉसेक। कॉसेक मतलब 1/, कॉसेक मतलब होता है 1/sin, तो 1/sin का मतलब 1, अरे कॉसेक रेसिप्रोकल है साइन का, तो 1/0, तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। 1/2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/1 1। तो वैल्यूज मिल गई ना सबकी। तो ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आई होप आपको ट्रिक भी समझ में आया होगा कैसे निकाला जाता है। यहाँ से 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 कर दीजिए और सॉल्व करके साइन लिख लीजिए। उल्टा लिखोगे कॉस आ जाएगा, साइन बट्टा कॉस करोगे 10 आ जाएगा, कॉस बट्टा साइन करोगे कॉट आ जाएगा, 1/sin करोगे कॉसेक, 1/cos करोगे सेक। आ गया समझ में? ये तो हो गए। और 2 इंपॉर्टेंट एंगल्स और भी हैं जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जो कि है 37 और 53। इसका भी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और इसका 3 और 4 रखते हैं एडजेसेंट साइड को, तो हाइपोटेन्यूज 5 आएगा। 3 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर 9 + 14 = 25, √25 = 5, तो ये 5 हो जाएगा। तो 37 की वैल्यू याद रखो। आप देखो 37 साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इतना तो आ गया होगा ना कि साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो 37 का परपेंडिकुलर कौन? 3, तो 3 सॉरी इस कलर से हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3/5। देखो याद रखना, ज्योमेट्री एक बात कहती है कि बड़े एंगल के सामने बड़ा साइड होता है और छोटे एंगल के सामने छोटा साइड होता है। तो देखो ये 53 है बड़ा एंगल, तो बड़ा साइड है 4, 37 छोटा एंगल तो छोटा साइड है 3, देखो ये है और बड़ा एंगल 90, तो इसके आगे में 5। तो बड़े एंगल के अपोजिट में बड़ा साइड होता है, याद रखना। तो 53 के आगे 4 होगा और 37 के आगे 3 होगा, याद रखना ये। चलो cos 37 देखते हैं। cos का मतलब क्या? cos का मतलब क्या? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos 37 के लिए बेस हो गया 4, तो 4/5, हाइपोटेन्यूज तो 5 है। 10 की बात करें तो 10 37, तो 10 का परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 3/4। और देखो साइन cos 10 लिख लिया, तो कॉट भी लिख सकते हो, कॉट हो जाएगा 4/3, सेक हो जाएगा 5/4 और कॉसेक हो जाएगा 3/5। अरे वो तो 3 तो रेसिप्रोकल है ना, तो कर लोगे। ठीक इसी तरह साइन 53 की वैल्यू, अब तो आप स्मार्ट हो गए। बताओ साइन 53 क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 53 का परपेंडिकुलर 4, तो 4/5। अब तो आप खुद से कर लोगे भाई 3/5, और इसे आप लिख सकते हो 4/3, और बाकी 3 का तो आप खुद से लिख ही लोगे। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये वैल्यूज़ हमें बार बार यूज होती हैं, तो ये वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर 90 तक की ही वैल्यू तो नहीं होती है, 120 भी होती है, 120 से मतलब 90 से बड़ी भी हो सकती है। तो सर 90 से बड़ी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे? और इसकी नीड हमें होती है। हम फिजिक्स में जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ने जाते हैं तो हमें वहाँ पर इसकी नीड होती है कि 90 से बड़े एंगल्स का हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो उस पर भी हम बात करेंगे, चिंता मत कीजिए। तो 90 से बड़े एंगल्स पे हम लोग बाद में जाएंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना है आपको और समझ लेना है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना है कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। तो अब हम लोग चलते हैं, अगर 90 से बड़ा वैल्यू मिलेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि अगर 90 से बड़ा एंगल हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो समझने से पहले हमें क्वाड्रेंट का कंसेप्ट समझना होगा। क्वाड्रेंट क्या होता है ये थोड़ा सा समझना होगा। बहुत सी बातें आज नहीं हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं, ध्यान से सुनिए। हमें सबसे पहले क्वाड्रेंट समझना होगा। देखो 0 से लेके 360 डिग्री, अगर मैं एक टर्न लूंगा, जैसे मैंने ये हाथ किया और मैं इसे एक टर्न पूरा कंप्लीट राउंड मारूं यहाँ, तो मैं कितना घूम गया? 360 डिग्री। समझ गए ना? तो एंगल जो होता है वो 0 से 360 के बीच होता है। तो ये देखो यहाँ से शुरू हुआ 0, 90, 180, 270, फिर 360। 360 अगर मैं घूम गया तो फिर मैं 0 पे आ गया। अगर मैंने यहीं से स्टार्ट किया और मैं 360 टर्न ले लिया तो फिर मैंने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो मैं वहीं पहुंच गया। अरे 360 मतलब क्या? 2 पाई रेडियन, और 2 पाई का मतलब क्या? एक कंप्लीट सर्कल, तो फिर पुराने पोजीशन पे ही ना आ गया।
ठीक है बुआ, तो ये पूरा क्लियर है। तो 0 से 90 को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 से 180 को सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 को थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 को फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी हमने 360 को 4 बराबर टुकड़ों में बांटा, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360, ये 4 बने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट बने। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर 400 डिग्री हो तब किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 400 डिग्री भी तो हो सकता है। तो देखो बुआ, 400 के बाद फिर 90 जोड़ दो यहाँ पे, तो 450 हो जाएगा, तो 450 फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। समझ गए ना बात? लेकिन हमें 360 से आगे अभी नहीं जाना है, मैथ वाले अपना पढ़ाएंगे, अपना काम करेंगे, हम लोग को इतना में ही रखना है। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग, चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब आपको कि सर आप ये क्यों बता रहे हो, इसका यूज़ क्या है? तो देखो बुआ, यूज़ मैं बताता हूँ। जो हमारे 6 फंक्शंस हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक यही दोनों पॉजिटिव होता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें टेन और कॉट ये पॉजिटिव होता है, और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉस और सेक सिर्फ ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव हो जाता है। यानी कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को हो सकता है बाउंस निकल गया हो, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूँगा साइन 120, तो वैल्यूज़ तो मैं बाद में निकाल लूँगा, वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। पहले आपको ये समझना है कि साइन 120 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो बताओ, 120 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा ना भाई? 120 क्या है? 90 से बड़ा, 180 से छोटा। किस क्वाड्रेंट का मेंबर होगा वो? सेकेंड क्वाड्रेंट का। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव है। साइन और कॉसेक दो ही पॉजिटिव है। अब साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक होगा ही, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। तो साइन कॉसेक दो पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई निगेटिव है ही नहीं। अभी हमने देखा ना, 30, 45, 60, 90, 37, 53 सब पॉजिटिव आ रहा था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस और सेक पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आपको कि सर इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद करने का बड़ा ही एक सिंपल सा ट्रिक होता है जो आपको याद रखना है। सब टीचर बताते हैं, ये मेरा ट्रिक नहीं है, सब टीचर्स का। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो 4 वर्ड हैं इसमें, ऑल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, स्टूडेंट एस से स्टूडेंट, एस से साइन यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, टेक टी से टेन, टी से टेक थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, और कॉफी यानी कि कॉस पॉजिटिव। समझ गए ना? तो ये ट्रिक है जो आप याद रख सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तुम लोग लेते हो क्या? छोड़ो हटाओ उसको, लेना चाहिए, अगर थक जाते हो तो ले सकते हो। वैसे कोई भी बेवरेज लेना सही नहीं है, चाय कॉफ़ी से आप लोग दूरी ही बनाए रखिए तो बेटर है। चलिए आते हैं वापस इस पे। तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, ये याद रखना है। कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा हमारा कंसेप्ट है, तो आप याद रखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉस सेक पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी हमें पॉजिटिव निगेटिव का पहले आइडिया होना चाहिए, किसमें कौन पॉजिटिव होगा। समझ गए? देखिए गणित वाले जो होते हैं वो इसके लिए बहुत सारे फार्मूलाज पढ़ाते हैं। मैं फार्मूलाज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं वैल्यूज़ निकालना सिखा रहा हूँ डायरेक्ट। तो हमें फार्मूलाज पे नहीं जाना, गणित वाला अपना काम अपने तरीके से करेगा। हम लोग यहाँ आते हैं, जैसे हमसे कोई पूछता है, हम पहले पॉजिटिव निगेटिव पे कमेंट कर लेते हैं। जैसे हमसे कोई पूछता है कि कॉस 120 पॉजिटिव होगा या निगेटिव, कॉस 120 पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि 120 किस क्वाड्रेंट का एंगल है। बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट का। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? ये कॉसेक है, इसको कॉस मत समझना, यानी कि इसमें कॉस निगेटिव है, तो यानी ये निगेटिव हो जाएगा। कोई हमसे पूछता है कि 10 200 क्या होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव, हम फाइंड आउट करेंगे कि 200 कहाँ जाएगा। 180 से 270 के बीच जाएगा। सोचो 200 180 से बड़ा है ना, और 270 से छोटा है ना 200, तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट का मेंबर हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या है? पॉजिटिव। ओहो, ये पॉजिटिव होगा। ओके, हमसे किसी ने कहा कि भैया ये बताओ कॉस 300 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। हमने कहा 300 किस क्वाड्रेंट का एंगल? 270 से बड़ा, 360 से छोटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। अरे वाह, ये भी पॉजिटिव हो गया। आया समझ में? हमसे किसी ने कहा कि साइन 215 डिग्री, बताओ क्या होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव? साइन 215 किस क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब तो ये तो पता है ना भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या निगेटिव? 10 कॉट दुए को पॉजिटिव है, यानी बाकी सब निगेटिव होगा, यानी ये निगेटिव हो जाएगा।
तो आप ये तो बता सकते हो कि कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, यानी वैल्यूज पॉजिटिव निगेटिव, वैल्यूज एग्जैक्ट क्या होगा वो हम बाद में निकाल लेंगे, लेकिन कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा ये तो आप समझ गए होंगे ना। वैल्यूज हम लोग बाद में निकाल लेंगे, लेकिन कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव ये तो समझ गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग वैल्यूज निकालने की ओर चलते हैं। वैल्यूज निकालने पे जाने से पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैल्यूज निकालने पे जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि देखो हमें जब भी वैल्यूज निकालने को कहा जाता है तो हम उसको इन 4 फॉर्म्स में लिखते हैं। हम इसे या तो लिख सकते हैं 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, या हम लिख सकते हैं 270 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, या हम लिख सकते हैं 180 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, या नहीं तो हम लिख सकते हैं 360 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में। ये 4 फॉर्म है। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं ये क्या होता है, लेकिन ये आप इस फॉर्म में लिखेंगे और याद रखेंगे ये थीटा जो है एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि 90 डिग्री से छोटे एंगल्स। अब आपने कहा सर ये क्या मतलब हुआ, तो देखो भैया जैसे हमसे किसी ने कहा साइन 120 का वैल्यू बताओ, तो हम इसे क्या करेंगे ना, हम इसे 2 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, या नहीं तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60। इन दोनों में से आप कोई भी एक फॉर्म में चाहें तो साइन थीटा को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी भी एक फॉर्म में आप लिख लीजिए और आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको लिखना आना चाहिए और अब हम इसका वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो देखिए इस तरह से हम लिख लेंगे पहले, फिर उसके बाद अब हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। देखो जो ये 90 और 270 है ना, इसके फॉर्म में जब लिखा जाता है और इसके फॉर्म में जब लिखा जाता है तो एक डिफरेंस होता है। अगर इसके फॉर्म में आप लिखोगे तो जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। ध्यान से पहले देख लीजिए, आपको अभी नहीं भी समझ में आ रहा है तभी तुरंत समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जो टेन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, और जो हमारा सेक है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में, और जो हमारा कॉसेक है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। और 180 के टर्म में जब हम लिखेंगे 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। समझ गए ना बात, यानी सोचो, देखो याद रखना 90 पर से कूदोगे तो पैर हाथ टूटेगा ना, ये ऊंचाई से कूद रहे हो ना, इस लाइन पे कूद रहे हो तो कूदने में जो है ना चेंज हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। कहीं से दूर से कूदोगे तो थोड़ा चेंज हो जाता है ना, तो याद रखना 90 पर से इधर कूदे या इधर कूदे, साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टेन कॉट बन जाएगा, कॉट टेन बन जाएगा, सेक कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक सेक बन जाएगा, या यहीं से कूदो 270 से कूदो इस पे, तो इसमें भी कूदना पड़ेगा, जहां कूदना पड़ा चेंज। समझ गए। और इसी पे अगर है, अगर 180 के टर्म में लिखे या 360 के टर्म में लिखे तो चेंज नहीं हुआ, थोड़ा चेंज नहीं हुआ, खाली वैल्यू चेंज हुआ, और अगर कूदोगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। समझ में आया, आई होप आपको आ गया होगा। अब हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करना शुरू करते हैं, तो ये चेंज करेंगे इसके हिसाब से, और साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, और 180 वाले और 360 वाले में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, और इसका हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। पॉजिटिव निगेटिव का हमें पहले से ही कंसेप्ट पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव, सारे हमें पता है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ये आपने लिख लिया है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। चलो बहुत अच्छे, हम तेजी में करते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमें वैल्यू पूछा गया साइन 120 का, ये हमें निकालना था ना, तो यहीं पर हम करते हैं साइन 90 प्लस थीटा। किसके टर्म में लिखा तुमने, 90 के टर्म में। सोचो 90 के टर्म में लिखोगे तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस, तो तुम इसका वैल्यू लिखोगे दैट इक्वल टू कॉस 30। साइन को हमने क्या किया, कॉस बना दिया, और 90 प्लस थीटा को हमने थीटा लिख दिया। सिर्फ ये एक्यूट एंगल लिख लेना है। अब हमें देखना है कि पॉजिटिव की निगेटिव। तो 120 है, 120 किस क्वाड्रेंट का एंगल बता, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल। सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर कॉस है ना सर, तो कॉस तो निगेटिव होगा ना सेकेंड क्वाड्रेंट में सर, तो मैं कहूँगा सर यहाँ कॉस पे नहीं चलेगा, ऑपरेटर कौन है, साइन है ना, तो साइन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। आया समझ में। जैसे यहाँ पे हमसे पूछे, यहाँ पे देखो cos 30, और cos 30 की वैल्यू तो आपको पता है, cos 30 की वैल्यू पता है आपको, cos 30 कितना, अभी तुरंत चार्ट में देख लो, √3/2, वैल्यू निकल गया ना, निकल गया। अब उसी तरह से यहाँ देखो साइन 180 माइनस 60, तो इसे तुम लिख दोगे साइन 60। अब कहोगे सर इसमें कॉस नहीं किए, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जब 80 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो तो नो चेंज, साइन साइन ही रहेगा, और जो ये एंगल है वो वहाँ आ जाएगा।
अरे आया बउआ। और एक बात बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो मेथड कोई भी यूज करो आंसर तो वही आएगा ना। अरे आया बंधु, आ गया होगा शायद। तो ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे चलो हम कोई और वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। जैसे हमसे किसी ने कहा कि भैया हमको जो है ना आप निकाल के दिखाइए 10 143 डिग्री का वैल्यू, 10 143 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए, हमसे किसी ने कहा। तो हम कहेंगे देखो बेटा 143 है ना, तो 143 को या तो तुम 90 के टर्म में लिख लो या 180 के टर्म में लिख लो, किसी भी एक टर्म में लिख लोगे। तो उसने कहा कि भैया 90 के टर्म में लिखेंगे। तो हमने कहा चलो 10 90 प्लस 53 हो जाएगा क्या, सोचो। 10 90 प्लस 53 होगा 143, 90 प्लस 53 बिल्कुल। इसे क्या लिखोगे, अब 90 के टर्म में लिखा इसने, तो 90 के टर्म में तो चेंज होता है, तो 10 क्या बन जाएगा कॉट, तो हो जाएगा कॉट 53, कॉट 53। अच्छा पॉजिटिव की निगेटिव, तो भैया ये कौन सा क्वाड्रेंट 143, कौन सा क्वाड्रेंट 90 से बड़ा 180 से छोटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव, तो माइनस कॉट 43। और आपको कॉट 43 का वैल्यू, कॉट 53 का वैल्यू पता है, नहीं पता सर, कॉट 53 की वैल्यू नहीं पता। देखो बताते हैं, यहाँ पर ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था और ये 53 था, याद होगा आपको। तो ये 53 था, तो 1053 कितनी हो जाएगी, 1053 हो जाएगी 4/3। तो कॉट 53 कितनी हो जाएगी 3/4। अरे धीरे धीरे आपको भी आदत लग जाएगा, चिंता मत कीजिए, हम भी यूज़ करते करते सीख गए, आप भी यूज़ करते करते सीख जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -3/4। देखो वैल्यू फाइंड आउट हो गई, आया समझ में। तो इस तरह से हम करते हैं, समझ गए। कोई आदमी आता वो कहता कि भैया हमको इसको जो है ना आप जो है सो 180 के फॉर्म में लिख के दिखाइए। हम कहते ठीक है 183 के फॉर्म में लिख देते हैं। इसको हम लिख देते 10 180 -37। सोच के देखो -37, तो ये क्या रह जाता, 10 का 10 ही रह जाता, तो ये 1037 हो जाता। ये क्या हो जाता 1037 हो जाता। और पॉजिटिव की निगेटिव, तो निगेटिव तो होता ही। तो अब 37 की वैल्यू देख लो, ये 53 है तो ये 37 होता, तो 1037 क्या होता 3/4। तो देखो फिर ये हो जाता -3/4। यानी किसी भी फॉर्म में लिखो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बच्चों को पर्सनली कहता हूँ कि 180 के टर्म में लिखा करो, क्योंकि इससे क्या होगा कन्फ्यूजन नहीं होगा, 10 ही रहेगा ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। 180 और 360 के फॉर्म में लिखा करो, सबसे बेटर है। वैसे आपकी इच्छा, आप 90 के भी टर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं, मैंने सिखा दिया आपको। 90 और 270 के टर्म में लिखोगे। कोई कहेगा सर आप 90 और 180 का ही यूज़ किए, 300 वाले का तो यूज़ किया ही नहीं। तो बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं आगे करता हूँ, इरेज करता हूँ और आपको अगला एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। तो चलिए अब देखिए मैं अगला एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। किसी ने कहा कि सर हमको जो है ना हमें आप साइन 300 की वैल्यू दिखाइए, साइन 300 की। तो हम कहेंगे साइन 300 कोई मुश्किल नहीं है बाबू, साइन 300 को मैं लिख सकता हूँ साइन 270 + 30। अरे होगा ना, साइन 300 को क्या लिख लूँगा 270 + 30, 270 के टर्म में लिखूँ तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, तो कॉस 30। और एक बात बताओ 300 किस क्वाड्रेंट का एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, ये सब फाइंड आउट करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव तो ये निगेटिव, ये मत सोचना कि कॉस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव लगेगा। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको, √3/2, तो हो जाएगा -√3/2। सॉरी कॉस 30 की वैल्यू 1/2 होती है भाई, 1/2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू हो गई आपकी 1/2, -1/2। या अगर कोई आदमी कहता है कि सर ऐसे नहीं, हमको ऐसे लिख के दिखाइए, साइन, इसे मैं 360 - 60 भी तो लिख सकता था। हमसे कोई पूछेगा कि सर इसे हम, सॉरी cos 30 की वैल्यू, ओहो गलती मैं ही कर रहा था, √3/2 ही सही है, √3/2 ही सही है भैया। चलो ठीक है, ये आते हैं, इसको हम लिखेंगे साइन 360 - 60। तो जब 360 के टर्म में लिखा तो नो चेंज, देखो 360 के टर्म में नो चेंज, इसे मैं लिख दूंगा साइन 60। और पॉजिटिव की निगेटिव बताओ, तो थर्ड क्वाड्रेंट तो ऑब्वियस है निगेटिव, नहीं सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव निगेटिव, तो -sin 360। तो -sin 60 का मतलब क्या हो गया, -sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। आया ना वैल्यू सेम, देखो वैल्यू सेम आया समझ में। इस तरह से आप चाहे तो किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे सामने में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। तो इस तरह से वैल्यूज फाइंड आउट करना है आपको, किसी भी एंगल का वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको इस पर ST दे देता हूँ, ST आप बनाओगे तो आपको अपने आप फील आ जाएगा कि हम वो क्या है। अब देखो इसमें गणित वाले क्या होते हैं ना, फॉर्मूलाज सिखाते हैं, गणित वाले इसमें फॉर्मूला सिखाते हैं। क्या फॉर्मूला सिखाते हैं वो मैं बताता हूँ।
वो ऐसे सिखाएंगे। देखो याद करवाते हैं, कैसे याद करवाते हैं, ऐसे याद करवाएंगे। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो भैया ये याद करने की क्या जरूरत है, यहां से देखना 90 प्लस थीटा तो साइन तो कॉस बनेगा ही, तो कॉस थीटा हो गया, सिंपल। अच्छा 90 प्लस थीटा, ये थीटा एक्यूट है, थीटा क्या है, एक्यूट है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का, अरे 90 बाउंड्री है फर्स्ट सेकंड का, उसमें प्लस कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा नहीं ये, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। उसी तरह से लिखेगा कॉस 90 प्लस थीटा, तो भैया कॉस 90 प्लस थीटा देखो यहाँ पे साइन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। उसी तरह से पूछेगा हमसे टेन 90 प्लस थीटा, तो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि 10 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 10 निगेटिव होता है। ठीक उसी तरह से हमसे पूछेगा कॉट 90 प्लस थीटा, तो कॉट 90 प्लस थीटा आ जाएगा माइनस 10 थीटा। अरे देखो ना कॉट 10 बनेगा। हमसे पूछता सेक 90 प्लस थीटा, तो हम लिख देते माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि सेक जो होता है वो निगेटिव होता है, वो सॉरी। और हमसे कोई पूछता कि कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो हम वहाँ पर लिखते सेक थीटा, ये पॉजिटिव हो जाता। अब आपको क्यों पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है। देखो ये फार्मूलाज बन गए, ये 90 प्लस थीटा पे बना, इसी तरह 90 प्लस माइनस थीटा पे भी 6 फार्मूलाज बनेंगे। तो सोचो कितने फार्मूलाज बनेंगे, 6 6 12, अब 12 24, 12 36, 12 48, 48 फार्मूलेज बनेंगे यहाँ से। तो आपको ये 48 का 48 फार्मूला लिखना है, ये होमवर्क है आपका। चलो होमवर्क दे देते हैं, पहला दिन आपको ऑनलाइन क्लास में होमवर्क मिल रहा है। 48 फार्मूलाज जो बनेंगे वो आपको बनाने हैं। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप डेस्क वाले में पूछ लीजिएगा कि सर फार्मूलाज मतलब क्या, अगर किसी बच्चों को समझ में ना आया हो तो 48 फार्मूलाज बनेंगे, जैसे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा जो मैंने करके दिखाया। ठीक इसी तरह यहाँ पर माइनस लग जाता तो कॉस साइन 90 माइनस थीटा हो जाता कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये प्लस ही रहता क्योंकि 90 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता। अरे 90 बाउंड्री है, इस तरफ आते माइनस करते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाते ना, तो सब पॉजिटिव हो जाता, समझ रहे हो। फिर 180 पे चलता तो साइन 180 प्लस थीटा करते। जैसे एग्जांपल के लिए हमसे कोई पूछता कि 10 180 प्लस थीटा क्या होता, 10 180 प्लस थीटा, तो 10 180 के केस में तो चेंज होता नहीं है, तो ये 10 थीटा ही लिख देते। और किस क्वाड्रेंट में है 180 प्लस थीटा, 180 दूसरे तीसरे के बीच का बाउंड्री है, प्लस कर रहे थे तीसरे में चल जाएगा, तो तीसरे में जाएगा तो तीसरे में 10 पॉजिटिव होता है, यानी ये पॉजिटिव होता, तो 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा। अरे आया समझ में, ये थोड़ा सा बैठाना पड़ेगा आपको। तो ये 48 फार्मूलाज आपको बनाने हैं और कुछ की वैल्यूज भी आपको निकालनी है, और किसकी वैल्यूज निकालनी है वो मैं एसटी लिख रहा हूँ, आप जल्दी से उसको उतार लेंगे। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिस जिसकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है वो मैं लिख देता हूँ, तो वो सारे वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। जिस जिसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो मैं लिख रहा हूँ। आप सबसे पहले 120 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 120 डिग्री की। फिर आप फाइंड आउट करेंगे 127 डिग्री की। फिर आप फाइंड आउट करेंगे 143 डिग्री की। फिर आप फाइंड आउट करेंगे 150 डिग्री की। फिर आप फाइंड आउट करेंगे 135 डिग्री की। फिर आप फाइंड आउट करेंगे 210 डिग्री की। फिर आप फाइंड आउट करेंगे 217 डिग्री की। फिर आप फाइंड आउट करेंगे 233 डिग्री की। फिर आप फाइंड आउट करेंगे 225 डिग्री की। फिर आप फाइंड आउट करेंगे 240 डिग्री की। फिर आप फाइंड आउट इतने का फाइंड आउट करेंगे। फिर आप फाइंड आउट करेंगे 300 डिग्री की। फिर आप फाइंड आउट करेंगे 307 डिग्री की। फिर आप फाइंड आउट करेंगे 315 डिग्री की। फिर आप फाइंड आउट करेंगे 330 डिग्री की, 330 डिग्री की। इतनी की आप फाइंड आउट करेंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ये हुए ना। तो भाई 14 तो एक एक हुआ ना, 6 में है, समझ रहे हो। इसका साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक तो 6 हो गए। तो 14 इंटू 6 दैट इक्वल टू हो जाएगा 6 4 जा 4 और 6 84। तो 84 यहाँ हो गए और 48 यहाँ हो गए। यानी टोटल आपका आज क्वेश्चन नंबर आपको कितना बनाना है, 48 प्लस 84 डैट इक्वल टू हो जाएगा आपको 44482
एंड 8 4 12 142 नहीं 132 132 क्वेश्चन आज आपको बनाने हैं। 132 ज़्यादा नहीं है, 132 मात्र। तो आराम से इसको बनाना, अगर इसको आपने बना लिया मतलब मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल रहा। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें कि हम बात करेंगे वेक्टर स्केलर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वेक्टर स्केलर के बारे में बात करेंगे। सारी बातें वहाँ पर हम लोग करेंगे। वेक्टर स्केलर शुरू करेंगे। ट्रायगोनोमेट्री आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी छोटा सा भी डॉट हो, थोड़ा सा ये लंबा लेक्चर है, थोड़ा सा भी डॉट हो, कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा या व्हाट्सएप डेस्क है वहाँ पर प्रॉब्लम पूछिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूँगा। फिर 1-2 दिन का गैप लेकर के आपका वेक्टर स्केलर शुरू किया जाएगा। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।